हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके पहले हमने इसके बहुत सारे प्रोसेस देखे, आइसोबारिक, आइसोखोरिक, आइसोथर्मल, अलग अलग प्रोसेसेस हमने स्टडी किए थर्मोडायनेमिक्स के। आज ये लास्ट प्रोसेस हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वो सभी क्वेश्चंस भी मैं आज के लेक्चर में अगर हो सके तो आज के लेक्चर में ही कवर करेंगे। अगर वीडियो बहुत बड़ा बना तो इसके लिए सेपरेट से वीडियो में बना के डालूंगी, ठीक है। तो आज हम स्टडी करते डिटेल में एडियाबैटिक प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर हम शॉर्ट में बताएं तो हीट एक्सचेंज इज जीरो। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं इसको तो इसका मतलब क्या है, हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम। मतलब क्या, देखो ये सिस्टम है तो ये सिस्टम से बाहर से हीट अंदर भी नहीं आएगी और अंदर से हीट बाहर भी नहीं जाएगी। मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं है। सो Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, जीरो। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपकी ये वॉल है, ये दो केसेस में पॉसिबल है, दो कंडीशन में पॉसिबल है। हीट एक्सचेंज जीरो दो कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है। कैसे, देखो अगर हमने ये वॉल जो है, ये वॉल इंसुलेटिंग बना दी, परफेक्टली इंसुलेटिंग बना दी, मतलब इससे यहां से हीट बाहर भी नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर भी। जैसे कि अपना थर्मस फ्लास्क होता है, उसमें जो चाय हम लोग रखते हैं वो बहुत देर के लिए गर्म ही होती है। तो क्यों गर्म होती है, क्योंकि उसके अंदर की हीट जो है, उसकी वॉल ऐसी है थर्मस फ्लास्क की, ऐसे मटेरियल से बनाई है कि उसके अंदर की हीट को वो बाहर नहीं जाने देती और बाहर के कोल्डनेस को अंदर नहीं आने देती। उसकी वजह से वो चाय जो है वो गर्म के गर्म ही होती है, क्योंकि उसकी जो वॉल है दैट वॉल इज परफेक्टली इंसुलेटिंग। तो पहली कंडीशन, अगर आपको हीट एक्सचेंज जीरो करना है तो सबसे पहला कंडीशन ये रहेगा कि जो वॉल है सिस्टम का, वॉल ऑफ द सिस्टम, इसको चाहे तो आप कंडीशन बोल दो, सेपरेट से लिखती हूँ पॉइंट में। तो सबसे पहला कंडीशन क्या रहेगा, वॉल ऑफ द सिस्टम शुड बी परफेक्टली इंसुलेटिंग। परफेक्टली इंसुलेटिंग होना चाहिए उसका वॉल। और सेकेंड कंडीशन ये है कि ये प्रोसेस इतना फास्ट रखो, वेरी वेरी फास्ट रखो, ताकि उसको बाहर की हीट अंदर आने के लिए और अंदर की हीट बाहर जाने के लिए टाइम ही ना मिले। इतना फास्ट, जैसे कि किसी टायर का बस्टिंग होता है या फिर बलून का पंक्चरिंग होता है, राइट ना, बलून या टायर का पंक्चरिंग होता है, तो वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है, हीट अंदर से हवा इतनी बाहर तेजी से निकलती है, तो वहां पे हीट एक्सचेंज के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। वेरी फास्ट प्रोसेस। तो एडियाबैटिक, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, वैसे एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट होने की वजह से उसको हीट एक्सचेंज करने में टाइम ही नहीं मिलता। ओके, समझ में आया। ये दो कंडीशन है, पहला वॉल ऑफ द सिस्टम शुड बी परफेक्टली इंसुलेटिंग एंड सेकेंड दैट प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे हीट एक्सचेंज क्या है, इसका इक्वेशन स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इसका हीट एक्सचेंज जो है Q इज इक्वल टू क्या है, जीरो। हीट एक्सचेंज जीरो मतलब Q इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। जो हीट अमाउंट ऑफ हीट हम लोग अप्लाई करते हैं वो दो चीजों के लिए यूज होती है, इंटरनल एनर्जी के लिए एंड वर्क डन के लिए। तो यहाँ पे अगर बाहर से हम लोग कुछ भी हीट नहीं दे रहे, बाहर की हीट यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे डेल्टा U इज प्लस W क्या होगा, जीरो। और ये डेल्टा W अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, या फिर डेल्टा U यहाँ पे ही रखा और W इधर शिफ्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W मिलेगा। इसका मतलब क्या, दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या, नेगेटिव साइन क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिस्टम एक्सपांड हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वर्क डन हो रहा है, राइट ना। सिस्टम एक्सपांड हो रहा है तो वर्क डन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, ऐसे भी लिख सकते हैं।
अगर सिस्टम एक्सपांड हो रहा है तो उसका मतलब क्या, वहां पे वर्क डन हो रहा है। क्योंकि देखो ये सिस्टम है, डायग्रामेटिकली बताती हूँ आपको, यहाँ का गैस एक्सपांड हो रहा है तो ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, मतलब वर्क इज डन हियर। तो यहां से तो हम हीट अप्लाई नहीं कर रहे, फिर भी काम हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके जो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो इसके लिए यूटिलाइज हो रही है। जैसे कि अगर हमने कुछ भी खाना नहीं खाया और फिर भी हम काम करें तो हम क्या करते हैं, अपने खुद की एनर्जी अप्लाई करते हैं वहां पे, राइट। तो वैसे ये गैस क्या कर रहा है, उसकी खुद की एनर्जी अप्लाई कर रहा है, जो कि हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, उसी को हम डेल्टा यू कहते हैं। तो डेल्टा यू यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर डेल्टा यू यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इसका मतलब क्या, वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वो क्या है, निगेटिव। क्योंकि इनिशियली वो डेल्टा यू ज्यादा रहेगा तो U1 ज्यादा रहेगा और U2 कम रहेगा, और दोनों का अगर हमने डिफरेंस लिया U2 माइनस U1 तो U2 कम है। ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएशन मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें निगेटिव मिलेगा, इसका मतलब डेल्टा यू हमें निगेटिव मिलेगा। उसी के अपोजिट अगर हमने इसको नीचे दबाया, मतलब कंप्रेस किया, अभी एक्सपांड हो रहा था अभी कंप्रेस हुआ, इसका मतलब क्या कि कंप्रेस करने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी, उसके ऊपर काम करे। सिस्टम काम नहीं कर रहा है अभी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसके ऊपर काम करे। तो यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा तो इट बिकम्स प्लस, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी कुछ कम थी, अब इनिशियल एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब बस इतना ही याद रखो, अगर गैस एक्सपांड हो रही है, गैस एक्सपांड हो रही है तो डेल्टा यू निगेटिव रहेगा, अगर गैस कंप्रेस्ड हो रही है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। इसी के अपोजिट गैस एक्सपांड हो रही है, इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव, एंड व्हेन गैस कंप्रेस्ड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसलिए वो पॉजिटिव। समझ में आया? ऐसे आप लोग याद, आपकी बुक में उन्होंने उल्टा दिया है, उन्होंने ऐसे दिया है डेल्टा इज इक्वल टू निगेटिव व्हेन गैस अ सिस्टम एक्सपांड्स एडियाबैटिकली देन डब्ल्यू इज पॉजिटिव। एक्सपांड होगा तो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डेल्टा यू यहाँ पे वर्क डन करेगा। और जब व्हेन एक्सपांड then W is positive, and when compressed then W is negative। ऐसे याद रखो, ठीक है। और इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, why it is positive and why it is negative। ओके, why it is positive because work is done by the system, यहाँ पे सिस्टम काम कर रही है, एंड कंप्रेस्ड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। इसे उसका मीनिंग है। अब देखते हैं इसका पीवी डायग्राम कैसे आएगा, मतलब ग्राफ कैसा मिलेगा। ये y एक्सिस, इसके ऊपर P लेंगे हम लोग, दिस वन इज x एक्सिस, यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों भी चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों भी चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। अब आइसोथर्मल का भी ग्राफ ऐसा ही है और इसका भी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका स्लोप ज्यादा है। आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा मिलता है, उसका स्लोप थोड़ा कम है, और इसका स्लोप ज्यादा है, इसका एडियाबैटिक का स्लोप। अगर दोनों ग्राफ दिए तो आपको समझ में आना चाहिए, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ग्राफ दिए होते हैं, एक ऐसा और ये 2 ऐसे, तो आपको समझ में आना चाहिए ये किसका किसका ग्राफ है, ठीक है। इसके ऊपर सेपरेट से क्वेश्चन लूंगी मैं। तो यहाँ पे याद रखो, आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप थोड़ा कम है और एडियाबैटिक का स्लोप थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसा ग्राफ हमें मिलता है, बस ये लाइन। ओके, दिस इज द पीवी डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके लिए हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड आउट करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें एक इक्वेशन मिलता है, दैट इक्वेशन इज व्हाट, PV रेज टू गामा इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। सो यहाँ पे ये P तो प्रेशर है, V तो वॉल्यूम है, ये हमें पता है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने देखा था, बट PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये गामा क्या है, गामा को हम लोग क्या कहते हैं, गामा इज द रेशो ऑफ Cp डिवाइड बाय Cv।
ये ऑलरेडी हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टडी किया है। गैमा की वैल्यू क्या होती है, गैमा इज इक्वल टू सीपी डिवाइड बाय सीवी। तो यहाँ पे सीपी क्या है, इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस रेशो को हम लोग एडियाबैटिक रेशो भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक रेशो। और ये जो गैमा है इसका और एक इक्वेशन मैंने आपको बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, अगर आपको याद होगा तो वो इक्वेशन क्या था, 1+2 डिवाइड बाय एफ। ओके, इसके ऊपर एमसीक्यू भी लिया था हमने। 1+2 डिवाइड बाय एफ। यहाँ पे एफ क्या होता है, एफ इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ को हमने क्या कहा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए अलग होता है, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए अलग होता है, एंड पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए अलग होता है। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या देखा था, F इज इक्वल टू 3। तो मुझे बताओ मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए अगर F3 है तो गैमा क्या रहेगा, गैमा इज इक्वल टू 1+2 डिवाइड बाय 3। सो दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3+2 इज 5, 5 डिवाइड बाय 3 अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो। मतलब मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हमें गैमा कितना मिलता है, 5 डिवाइड बाय 3 मिलता है। डाई एटॉमिक गैसेस के लिए आप लोग बता सकते हो, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए F क्या होता है आपको पता होना चाहिए क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में डिटेल में हुआ है। F इज इक्वल टू 5 होता है, सो गैमा इज इक्वल टू क्या होगा, 1+2 डिवाइड बाय 5 होगा। सो 5 1 जा 5, 5+2 इज 7, 7 डिवाइड बाय 5। ये किसके लिए रहेगा, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए गैमा ये रहता है। और पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए F की वैल्यू होती है 6। सो गैमा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1+2 डिवाइड बाय 6 मतलब 6+2 इज 8, 8 डिवाइड बाय 6। अगर 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 2 3 जा, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3। ये वैल्यू हमें किसके लिए मिलेगी, पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए। तो अभी तक हमने पूरा पार्ट कवर नहीं किया, बस इतना आप लोग याद रखो। पीवी रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो यहाँ गैमा का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। गैमा क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक रेशो एंड दैट इज द रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैमा का इक्वेशन होता है 1+2 डिवाइड बाय एफ। F is degree of freedom here. For monoatomic gases, F is equal to 3. So gamma is equal to 5 divided by 3. For diatomic gases, F is equal to 5. So gamma is equal to 7 divided by 5. And for polyatomic gases, F is equal to 6. So gamma is equal to 4 divided by 3. That means 8 divided by 6. ऐसे हम लोग इसको explain करेंगे। अब चलते हैं वर्क डन के इक्वेशन की तरफ। अब देखते हैं इस प्रोसेस में वर्क डन क्या रहेगा। अभी यहाँ पे हमने देखा कि एडियाबैटिक सिस्टम जो है वो थर्मली आइसोलेटेड होता है, मतलब उसकी वॉल जो होती है परफेक्टली इंसुलेटेड होती है। सो इट इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट से बिल्कुल आइसोलेट है वो। देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सचेंज हीट विथ इट, उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती, बाहर भी नहीं जाती, बाहर से अंदर नहीं जाती। तो यहाँ पे जब एडियाबैटिक चेंज होता है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर एंड इट्स इंटरनल एनर्जी बोथ चेंजेस। तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है वो कितनी होती है, इसके पहले हमने देखा डेल्टा यू का जो इक्वेशन है वो हमने क्या लिया था, N इंटू CV इंटू dt मतलब डेल्टा टी। डेल्टा यू के लिए हम लोग डेल्टा टी लेंगे, ठीक है। अगर N 1 मोल रहा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, N इंटू ओनली CV इंटू डेल्टा टी मिलेगा। एंड वर्क डन क्या होगा, देखो अभी वर्क डन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है। सो वर्क डन इज, अगर हम छोटा सा वर्क डन लेते हैं dw, तो dw का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, P इंटू dv मिलता है, राइट। लेकिन अगर मुझे टोटल वर्क डन लेना है, ये छोटा सा वर्क डन हमने लिया है, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, इस छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करते हैं। टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इंटू dw। सो dw का फॉर्मूला क्या है वो पुट कर दो, दैट इज VI टू VF P इंटू dv, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि प्रेशर का इक्वेशन, इसके पहले हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया, PV रेस टू गैमा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स C होता है। तो यहाँ पे हमें P का क्या इक्वेशन मिलेगा,
देयरफॉर P इज इक्वल टू, ये V इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा C डिवाइड बाय V रेज टू गामा। तो इस P की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF। P की जगह पे ये फॉर्मूला डालो, C डिवाइड बाय V रेज टू गामा इनटू dV। ठीक है, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो जिसमें कांस्टेंट टर्म होती है, वो हम इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं और रिमेनिंग टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो देखो हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है C, उसको बाहर निकाल लिया। उसको बाहर निकालने के बाद इंटीग्रेशन में अभी क्या रहेगा, VI रेज टू VF 1 डिवाइड बाय V रेज टू गामा इंटू dV। ओके, सो यहाँ पे V रेज टू गामा को अगर हम ऊपर लेके गए तो हमें क्या मिलेगा, V रेज टू माइनस गामा मिलेगा। सो W इज इक्वल टू C इंटू इंटीग्रेशन VI टू VF V रेज टू माइनस गामा इंटू dV। तो यहाँ हमें पता है x रेज टू n का इंटीग्रेशन हमने देखा है मैथमेटिकल मेथड्स इन 11th, उसमें हमने x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या लिया था, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। तो यहाँ V रेज टू माइनस गामा के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस गामा प्लस 1। सो वर्क डन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, C इंटू इंटीग्रेशन VI टू VF V रेज टू माइनस गामा प्लस 1। इंटीग्रेशन पढ़ ही लो, आपको मैथ्स में बहुत डिटेल में है इंटीग्रेशन, सो आपको पता ही होना चाहिए, माइनस गामा प्लस 1 इंटू dV। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने इसका टोटल का फॉर्मूला लिया है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, V रेज टू माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस गामा प्लस 1, और इसको लिमिट लगेगा जैसे हम डेरिवेटिव में लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे लिमिट लगेगा VI से लेके VF तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस गामा प्लस 1 जो है, इसको हम 1 माइनस गामा लिख सकते हैं और इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये V का लिमिट डालना है। ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर ले सकते हैं। सो गामा W इज इक्वल टू क्या आएगा, C डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, बाहर निकाल लो और ब्रैकेट में क्या बचेगा, V एक बार हम लोग F लेंगे और माइनस करके I लेंगे। ठीक है, सो VF रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस VI रेज टू माइनस गामा प्लस 1, दोनों लिमिट हम लगा देंगे यहां से यहां तक की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, C। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं PI VI रेज टू गामा इज इक्वल टू, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल मल्टीप्लीकेशन, फाइनल मल्टीप्लीकेशन, ये सभी के लिए कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। PI VI रेज टू गामा इज इक्वल टू PF VF रेज टू गामा। इसका मतलब अगर ये C हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जब VF है तब हमें ये मल्टीप्लीकेशन डालना पड़ेगा, और जब VI है तो यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये दोनों वैल्यूज डाल के हम लोग उसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सो W इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, C डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। ये जो C है, अभी मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ और इस C को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ C को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, C इंटू VF रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस, यहाँ पे लिखती हूँ C इंटू VI रेज टू माइनस गामा प्लस 1। तो C को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब C को अंदर मल्टीप्लाई किया, C की जगह पे PI VI एंड PF VF डालो। यहाँ VF है तो PF VF डालेंगे C की जगह पे, यहाँ VI है तो PI VI डालेंगे C की जगह पे। तो हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा एज इट इज रहेगा। यहाँ C की जगह पे एक बार हम डालेंगे PF VF रेज टू गामा माइनस PI VI, सॉरी एक काम करती हूँ, इसको मैं रफ करती हूँ और इसको ठीक से लिखती हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रही है, तो इसको रफ करके इस साइड में लिखती हूँ। इसको पहले आप लोग कॉपी कर लो पॉज करके, उसके बाद में आगे का बताती हूँ आपको। ठीक है, तो देखो W इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लिखो, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा इन ब्रैकेट C की जगह पे हम लोग डालेंगे PF
VF रेस टू गैमा, और ऑलरेडी यहाँ पे VF है, देखो VF रेस टू माइनस गैमा प्लस 1, माइनस यहाँ C की जगह पे हम लोग डालेंगे, इस C की जगह पे डालेंगे PI VI रेस टू गैमा इंटू, ऑलरेडी VI है, VI रेस टू माइनस गैमा प्लस 1। अब देखो W इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस गैमा में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये PF एज इट इज रहेगा, ये VF दोनों का बेस सेम है तो एक ही VF हम लोग लेंगे, और ऊपर के जो रेशोज है इनके एक्सपोनेंट है उनका क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, सॉरी। सो ये इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो क्या आएगा, गैमा माइनस गैमा प्लस 1। ओके, इन दोनों को हमने ऐड किया, माइनस सिमिलरली इस साइड भी VI एक ही आएगा एंड गैमा माइनस गैमा प्लस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइनस है, गैमा माइनस गैमा, ये दोनों जीरो होंगे, गैमा माइनस गैमा जीरो होंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस गैमा इन ब्रैकेट, यहाँ पे बस PF VF बचेगा और यहाँ पे बस PI VI बचेगा, क्योंकि रेस टू 1 है तो नहीं लिखा तो भी चलता है। और ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ये किसका इक्वेशन मिला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्क डन। अब इसको अलग अलग फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे देखो, PV का फॉर्मूला क्या है, अलग अलग फॉर्म बताती हूं मैं आपको इसको। PV का फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल टू होता है NRT, राइट ना, आइडियल गैस इक्वेशन। तो PI VI क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू NRTI आएगा, इनिशियल टेम्परेचर, एंड PF VF क्या आएगा, PF VF इज इक्वल टू NRTF आएगा। तो इन दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्शन लिया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू, लिखते हैं यहाँ पे W इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PF VF माइनस PI VI डिवाइड बाय 1 माइनस गैमा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज इक्वल टू PF VF की जगह पे ये फॉर्मूला डालो, ये वाला NRTF माइनस PI VI की जगह पे ये डालो NRTI। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ 1 माइनस गैमा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में NR कॉमन निकल सकता है, तो W का और एक फॉर्मूला बनेगा, ये तो एक बना ही है, उसके बाद W का दूसरा फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, NR कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में आएगा TF माइनस TI डिवाइड बाय 1 माइनस गैमा। तो ये भी एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ऐसे वर्क डन के हमें 2 फॉर्मूलेज मिलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स में, और इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये दोनों भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बच्चों वर्क डन का हमने फॉर्मूला देखा, वर्क डन इज इक्वल टू NRTF माइनस TI डिवाइड बाय 1 माइनस गैमा। तो इस इक्वेशन से हम लोग कुछ कंक्लूजन्स निकालने वाले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो कंक्लूजन्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा U। ओके, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, क्योंकि हमने देखा Q इज इक्वल टू 0 है, तो Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W। सो अगर हम W इस साइड शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस डेल्टा U बनता है, दैट इज इक्वल टू W। मतलब अगर W पॉजिटिव है तो डेल्टा U निगेटिव रहेगा, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, ऐसे उसका मीनिंग है। अगर W निगेटिव है तो डेल्टा U पॉजिटिव रहेगा, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू NRTF माइनस TI। तो आपके बुक में यहाँ पे उन्होंने TI माइनस TF दिया है, उतना करेक्शन कर लो, इट शुड बी TF माइनस TI। तो अब देखो यहाँ पे वर्क डन के रिलेटेड या इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स है। सबसे पहला कंक्लूजन देखो क्या है, अगर गैस एक्सपांड होता है, इफ गैस एक्सपांड्स होता है तो हमने देखा कि वर्क डन क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होता है, राइट।
अगर वर्क डन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या कि टी आई इज ग्रेटर देन टी एफ है। ओके, टी आई इज ग्रेटर देन टी एफ है। इसका मतलब क्या कि गैस जो है गैस विल कूल डाउन। यहाँ पे गैस क्या हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हमने इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे टी आई मिलेगा और यहाँ पे टी एफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने टी आई माइनस टी एफ किया तो टी आई माइनस टी एफ मतलब क्या, ग्रेटर देन टी एफ होगा। अगर मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे तो मुझे टी आई माइनस टी एफ मिलेगा। तो टी आई यहाँ पे ज्यादा है और टी एफ यहाँ पे कम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, गैस कूल डाउन हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड, अगर गैस हमने कंप्रेस्ड किया, गैस हमने कंप्रेस्ड किया तो क्या होगा, वर्क डन हमें निगेटिव मिलेगी, मतलब लेस देन 0 होगी और ये हमें निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या कि टी एफ इज ग्रेटर देन टी आई। अगर इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, इनिशियल कम है, मतलब गैस क्या हो रही है, गर्म हो रही है। दैट मीन्स गैस विल वार्म अप, गैस विल वार्म अप, ऐसा उसका मीनिंग है। समझ में आया? अगर गैस एक्सपांड हो रही है तो वर्क डन इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। अगर गैस कंप्रेस्ड हो रही है तो वर्क डन इज लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो कंडीशन है, इससे जो दो कंक्लूजन्स निकल रहे हैं ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखो बच्चों, जो इक्वेशन हमने स्टडी किया पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इस इक्वेशन को हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिखने वाले हैं। मतलब ये इक्वेशन अभी प्रेशर एंड वॉल्यूम के फॉर्म में है, तो ये उसको हम लोग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग सिर्फ प्रेशर एंड टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसके अलग अलग फॉर्म हम लोग लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फॉर्म देखेंगे, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर्म। मतलब देखो, क्योंकि आपको प्रूव करने के लिए पूछा गया है इसलिए मैं लिख के दे रही हूँ। सो पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हमें पीवी का एक रिलेशन पता है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे पी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने ये वी इधर शिफ्ट किया तो पी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसको एनआरटी डिवाइड बाय वी। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चाहिए, उसमें प्रेशर नहीं चाहिए, ये पी नहीं चाहिए। वो रिलेशन बस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन में पी की जगह पे मैंने ये डाल दिया एनआरटी डिवाइड बाय वी इनटू, ऑलरेडी यहाँ पे वी रेस टू गैमा है, इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, एज इट इज। अब ये v अगर मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो यहाँ +1 है, ऊपर जाके वो क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, एनआरटी इंटू वी रेस टू गैमा -1, क्योंकि ये +1 ऊपर जाके -1 बना और दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग इसको कंबाइन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो ये एन आर जो है ये भी कांस्टेंट टर्म्स है, एन एन आर, तो इसको हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होगा, एन आर होगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इससे हमें क्या रिलेशन मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब टी वी रेस टू गैमा -1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। मतलब ये इक्वेशन देखो अब किसके फॉर्म में आ गया, पहले वो पी एंड वी के फॉर्म में था, अब किसके फॉर्म में आ गया, टी एंड वी के फॉर्म में आ गया। टी वी यहाँ पे पी वी रेस टू गैमा है, यहाँ पे टी वी रेस टू गैमा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक फॉर्म बना टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। अब आपके नोट्स में जो दिया है उन्होंने वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का फॉर्म दिया है, तो उसके फॉर्म में भी प्रेशर एंड टेम्परेचर का फॉर्म दिया है, तो उसके फॉर्म में भी हम लोग इसको लिखते हैं। तो देखो प्रेशर एंड टेम्परेचर का फॉर्म अभी हम लिखते हैं। सो यहाँ पे वापिस हमें पीवी इज इक्वल टू वही इक्वेशन कंसिडर करना है, एन आर टी। अभी हमें किसका फॉर्म चाहिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर का, तो वो वॉल्यूम को हम लोग एज इट इज रखेंगे। यहाँ वॉल्यूम की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये प्रेशर को इधर शिफ्ट कर दो तो ये डिवाइड बाय क्या होगा, पी। तो इसकी जगह पे हम लोग अभी ये इक्वेशन पुट करेंगे, तो हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर की ही टर्म्स मिलेंगे। एनआर तो कांस्टेंट है, तो P इंटू वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है।
ठीक है। तो v की जगह पे ये p एज इट इज रखेंगे और v की जगह पे हम लोग पुट करेंगे nRT डिवाइड बाय p रेस टू क्या है गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये r दिख रहा है, गामा ऐसे होना चाहिए इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, देखो nRT रेस टू गामा सेपरेट करेंगे और p रेस टू गामा भी सेपरेट करेंगे। तो ये क्या बनेगा nRT रेस टू गामा डिवाइड बाय p रेस टू गामा, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे भी ये पूरे ब्रैकेट को गामा है, ठीक है। तो यहां ये प्लस गामा है, ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस गामा बनेगा। तो p को ऑलरेडी 1 यहां पे है, p का यहां पे ऑलरेडी 1 है, ये प्लस गामा ऊपर जाके माइनस गामा बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे p रेस टू 1 माइनस गामा। और यहाँ पे n रेस टू गामा r रेस टू गामा को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे बस बचेगा t रेस टू गामा। तो t रेस टू गामा एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय यहाँ पे nr रेस टू गामा हमने शिफ्ट किया, यहाँ का nr गामा मल्टीप्लाई था, इस साइड जाके वो डिवाइड हो गया। तो ये भी तो गामा रेस टू कुछ भी होने दो, लेकिन nr कांस्टेंट है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स यहाँ पे क्या रहेगी कांस्टेंट ही रहेगी। इसका मतलब हम लिखेंगे p रेस टू 1 माइनस गामा इंटू t रेस टू गामा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब ये उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर का फॉर्म हमें क्या मिला, दैट इज p रेस टू 1 माइनस गामा इंटू t रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपके नोट्स में उन्होंने ये रिलेशन दिया है और बोला है प्रूव दैट p रेस टू 1 माइनस गामा इंटू t रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप लोग इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, pv रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट बट pv इज इक्वल टू nRT, हेंस v इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय p। उसको इसमें पुट करो, शिफ्ट करो और ऐसे उसको प्रूव करो। समझ में आया? तो ये इसके अलग अलग फॉर्म हमने देखे। pv रेस टू गामा को हमने, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसका, प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हमने क्या देखा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर्म। क्या था वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर्म, tv रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सेकेंड फॉर्म देखा हमने। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म क्या देखा, p रेस टू 1 माइनस गामा t रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर्म। तो उनको तीनों फॉर्म में हमने लिख के देखा, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये तीनों इक्वेशन याद रखने, उसके साथ साथ वर्क डन का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो भी आपको याद रखना है। तो जितना भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उन सभी पार्ट को हम लोग एक कंबाइन समरी में ले लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सभी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए न्यूमेरिकल्स है, सभी न्यूमेरिकल्स में एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, 0 होती है। उसकी वजह से जो हमें रिलेशन मिलता है दैट रिलेशन इज W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U या फिर डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, ये रिलेशन मिलता है। ठीक है, थर्ड हमने स्टडी किया इसमें कि टेम्परेचर इज नेवर इक्वल टू 0, डेल्टा T इज नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ डेल्टा U अगर 0 नहीं है, इंटरनल एनर्जी अगर चेंज हो रही है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। सो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज चेंजेस, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज चेंजेस, सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला लर्न किया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लर्न किया, W इज इक्वल टू NR TF माइनस TI डिवाइड बाय 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस गामा, ये फॉर्मूला लर्न किया। उसी को हमने दूसरे फॉर्म में लिखा था TF VF माइनस PI VI डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। अगर हम इसको डेल्टा U के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे उल्टा होगा, मतलब TI माइनस TF होगा अगर आपने डेल्टा U के फॉर्म में लिखा तो, क्योंकि डेल्टा U को यहाँ पे निगेटिव साइन है। ठीक है, उसके बाद हमने PV रेस टू गामा के अलग अलग टर्म्स देखे, अलग अलग फॉर्म्स देखे। PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पहला फॉर्म है। दूसरा फॉर्म हमने देखा T इंटू V रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
एंड तीसरा फॉर्म हमने देखा p⁻1 माइनस गैमा इंटू t⁻ गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसे टोटल 3 फॉर्म्स हमने इसके देखे। उसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस भी हमने देखी। कंडीशंस क्या देखी कि प्रोसेस इज वेरी फास्ट एंड द वॉल ऑफ द सिस्टम इज परफेक्टली इंसुलेटिंग। अगर प्रोसेस बहुत ही फास्ट है इसका मतलब हीट एक्सचेंज के लिए टाइम ही नहीं है, हीट एक्सचेंज ही नहीं होती, उसकी वजह से हमें Q इज इक्वल टू क्या मिलता है, 0 मिलता है। अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज ही नहीं होती, सो Q इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने ग्राफ देखा और ग्राफ में हमने देखा कि इसका जो स्लोप है वो बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसा कर्व हमें मिलता है, स्लोप बहुत ज्यादा P एंड V, इसी को हम PV डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे स्टडी की है, ये सभी। और एक बात हमने यहाँ पे स्टडी की, और कौन सी, दिस इज 7 नंबर, गैमा। गैमा क्या होता है, गैमा इज इक्वल टू CP डिवाइड बाय CV। तो गैमा हमने मोनो एटॉमिक के लिए क्या देखा, मोनो एटॉमिक के लिए उसकी F, इसका और एक फॉर्मूला भी देखा। दूसरा फॉर्मूला क्या देखा हमने इसका, दैट इज इक्वल टू 1+2 डिवाइड बाय F। सो F इज इक्वल टू क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए 3 होता है तो ये 5/3। डाई एटॉमिक के लिए देखा, डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है तो 7/5 एंड पॉली एटॉमिक के लिए 6 होता है तो ये 8/6 मतलब 4/3। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। तो ये सभी चीजें हमने यहाँ पे स्टडी की है। होप्स आपको सभी समझ में आया होगा। इसका न्यूमेरिकल का सेपरेट वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस का थ्योरेटिकल पार्ट में यहीं पे खत्म करती हूँ। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।